जाने माने स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह साहब हैं। सिंह साहब, आज मेरे पास भारत और चाइना के बीच तनाव से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर सारा देश जानना चाहता है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? देखिए, ये सवाल है और मैं इसके उत्तर से मैं भागूंगा नहीं। आप मुझे बहुत देर से अब भी जानते हैं, अब जानते हैं मैं किसी सवाल से भागता नहीं हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं यूँ देना चाहता हूँ कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो मुझे बहुत हैरानी होगी। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हर एक देश के उसके जर्नी में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जो कि निर्णायक होते हैं। उसकी तकदीर में ऐसे मुकाम आते हैं जो कि निर्णायक होते हैं। आपने अगर सही रास्ता चुन लिया तो वो देश महान हो जाता है, और अगर आपने नहीं चुना तो आप फिर गुलामी की गर्क में जा गिरते हैं। तो ये एक ऐसा ही वक्त है भारत और चीन को लेके। एक ज़माना था जब हमको आज़ादी मिली, तिब्बत एक बफर स्टेट था। अंग्रेज़ों के टाइम में भी वो कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं था क्योंकि तिब्बत एक बफर स्टेट था। वो बफर स्टेट जाता रहा, हमने उसको जाने दिया। किसकी गलती से हुआ मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। और उसके बाद आपको मालूम है कि इस तरह से कम्युनिस्टों का कब्ज़ा हुआ, चीन का कब्ज़ा नहीं, कम्युनिस्ट का कब्ज़ा हुआ वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि जब कम्युनिस्टों का कब्ज़ा हुआ तो उसका असर हिंदुस्तान पे होता। और बस 62 की लड़ाई हुई। 62 की लड़ाई में जो जियोपॉलिटिकल हालात थे वो आपके फेवर में नहीं थे। आपको मालूम है कि उस समय हमारा कोई सोवियत यूनियन से भी हमारा कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं था, कोई पार्टनरशिप नहीं था। अमेरिका से भी हम कतराते फिर रहे थे और उनकी अपनी भी मजबूरियां थी। क्यूबन क्राइसिस हुआ, ये 62 वॉर के समय में आप देखिएगा, उसी समय चीन ने हम पर हमला किया था जब उसने देखा कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है और दुनिया की जो ध्यान है वो बटी हुई है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे हालात हुए हैं कि हम जियोपॉलिटिकली हम अकेले नहीं हैं। और वो इसलिए अकेले नहीं है कि केवल हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है चाइना को लेके वो केवल तिब्बत में नहीं और पहाड़ों पर ही नहीं, हिमालयाज़ में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 30% हिमालयाज़ में है, जो कि आप लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ देख रहे हैं वहाँ पे है, और 70% ये समुंदर में है, इंडियन ओशन में है, साउथ चाइना सी में है। और मैं इस बात को भी हमेशा कहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं चीन ने साउथ चाइना सी में, वहाँ पे जो ये पूरा क्लेम जो किया हुआ है पूरे साउथ चाइना सी में 5 देशों का EEZ है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा 30% से ज़्यादा ट्रेड, ये जो हमारा जो जहाज़ जो जाते हैं, जो ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी से होता है। अमेरिकन्स का भी होता है, जापान की तो लाइफलाइन है वो, साउथ कोरिया की वो लाइफलाइन है, इन सारे देशों के। तो अगर आपका लाइफलाइन ही डिसरप्ट हो जाए, या लाइफलाइन आपको, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक वो आपसे टोल टैक्स मांगने लगे चाइना, तो क्या ये स्थिति आपको मंजूर है? तो उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को कोई तो ध्वस्त करेगा, कोई तो चीन की दादागिरी को खत्म करेगा। आप
ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस है आपके पास, है जिसका एक रोल है, उसका चार्टर है, उसके रोल को आप नकार देते हैं। चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चाइना के खिलाफ फैसला आया, कहते हैं हम मानते नहीं। तो ऐसे में आप बताइए कि जब मैं कह रहा हूं कि ये एक नाजुक मोड़ है, एक वो नाजुक मोड़ है कि जहां भी आपने अपना आत्मबल आपकी थोड़ी भी ढीली हुई तो ये जानिए कि आपका सैकड़ों आने वाले सालों में लिए आपका जो आत्मसम्मान है वो भी खत्म हो जाएगा, और सब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। आपके नेबर्स जो हैं, आपके पड़ोसी देश हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, जैसे अभी नेपाल कर रहा है, वो उसी उम्मीद में वो कर रहा है ना कि अभी चीन वो देखता है कि शायद चीन बहुत बड़ा पावर है और हिंदुस्तान उसके आगे कुछ नहीं है, और ये सब 62 की लड़ाई के बाद ये सब शुरू हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा भी आपने आत्मबल को ढीला किया तो आपको आने वाले कई सदियों के लिए आपको आत्मसम्मान से समझौता करना होगा, और ये फिर एक दूसरी गुलामी की दास्तां होगी। वो आपने वो इस्लामिक गुलामी देखा, आपने फिर ये वेस्टर्न पावर्स का कॉलोनियलिज्म देखा, ये कि नई तरह की कॉलोनियलिज्म होगी, और आपने अगर यहाँ पे कैपिचुलेट किया तो आप इंडियन ओशन से भी आप जाएंगे। बहुत उम्मीदें लोगों ने आप पर लगाई हुई है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि हर देश के तकदीर में एक निर्णायक क्षण आता है, वो निर्णायक क्षण है हमारे आ गया है हमारे पास, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है कि हम हर चुनौती का सामना करें और हम उस पर विजय पाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि ये हम किसी बातचीत के तहत या किसी डायलॉग, आपने बोला भी है और बहुत अच्छा बयान आया है अभी हमारे जो मिलिट्री के तरफ से बहुत अच्छा अधिकारित बयान आया है कि हम डायलॉग प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो इसलिए सबसे पहली बात कि आपकी जो तैयारी है बहुत पुख्ता है, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और बाकी जो आपने एक निर्णायक आपके पास नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं। और इसी से जुड़ी हुई मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैंने जब आपको बोला ना कि 30% माउंटेन्स और 70% सी, तो मैं पढ़ रहा था, मैं काफ़ी चाइनीज़ के जो पब्लिकेशन हैं और उनके ऑफिशियल बयान और उनके जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं, कई अधिकृत बयान भी हैं उसमें, वो उनसे एक चीज़ साफ आप एसेस कर सकते हैं कि वो भी इसको नैरो पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे हैं, केवल तिब्बत और हिमालयाज और लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख या LAC के संदर्भ में। हर लेख, हर बयान उनका यही कहता है कि ये जो वो तो भारत को अभी ब्लेम कर रहे हैं, हम पर दोष दे रहे हैं कि इन्होंने किया। वो कहते हैं कि भारत से करवाया जा रहा है, अमेरिका भारत से ये सब करवा रहा है ताकि हम ताइवान पर हम कार्रवाई ना कर सके, हम ताइवान को अपने से एसिमिलेट ना कर सके। तो सारे वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भारत सोच रहा है कि अमेरिका के साथ मिलके वो 2 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है
और एक बयान ये भी आया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अमेरिका के जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं वो लद्दाख सेक्टर में ये डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये तमाम बातें आ रही हैं। वो जो चाइनीज़ की जो सोच है तो वो बड़ी परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। इसीलिए मैं लोगों से गुजारिश करूंगा ये बात कि आप भी इस चीज़ को बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें, केवल 62 वाले माइंडसेट से ना देखें। और अगर 62 वाले माइंडसेट से आप नहीं देखेंगे तो स्टेक्स हमारे लिए बहुत हाई है। इसलिए हाई है कि मामला केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है, लद्दाख या अरुणाचल या सेंट्रल सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। ये बिल्कुल आपके पूरे इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी, आपका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आपका सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ शिप्स, आपके इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इसके साथ ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो हम कोई सवाल ही नहीं है। मुझे मालूम है, मैं थोड़ा बहुत, हम लोग भी जो अपने नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसको जानते हैं। लोगों ने इसीलिए चुना भी है 300 से 60 ज़्यादा सीट देख के। तो हम जानते हैं कि ये लीडरशिप कोई मुझे इतना इस बात पर मुझे गर्व है कि वो कभी हिंदुस्तान के आत्मबल को वो कभी ठेस नहीं पहुंचने देगी और हमारे आत्मसम्मान पर कोई हमला नहीं कर सकेगा। इसलिए जब हमारी ये पोजीशन है तो इसमें दो ही रास्ते हैं, या तो चीन पीछे हटे, कैपिचुलेट करें, या फिर युद्ध, और अगर नहीं करता है तो फिर युद्ध। पर युद्ध लिमिटेड वार होगी या फुल स्केल? मैंने कहा ना कि अगर वो चाइना लिमिटेड बिल्कुल ये देखिए, इसमें और ये एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, और ये पहले भी आपने इंटरव्यू एक लिया था तो मैंने आपको नक्शे पे समझाया था कि ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये सबको मालूम था कि ये परिस्थिति उत्पन्न होगी, और इसीलिए आपने देखा कि वो इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक बनाया, अपना कमांड में रीस्ट्रक्चरिंग किया। अमेरिकन ने 60% अपने एसेट्स जो है वॉर वेजिंग एसेट्स वहाँ पर ला दिए। आज वहाँ पर 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं। तो ये कोई नहीं, उन्होंने जापान में वो अपनी फौजें रखी हुई हैं, साउथ कोरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, गुआम में है, तमाम उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ताइवान को। तो ये कोई कहता है कि कोई नई डेवलपमेंट है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, नई डेवलपमेंट है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोरोना वाले जी, ये एक नई डेवलपमेंट है। इसीलिए पूरी परिस्थिति को देखते हुए मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुझे आश्चर्य होगा अगर युद्ध, भारत और चीन के बीच में युद्ध ना हो। सिंह साहब, भारत ने जो पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी ऊंचाइयों पर अपनी पकड़ बनाई है, उससे चीन काफ़ी हैरान है, जैसा कि उसके बयानों में अखबारों से प्रतीत होता है। आपने भी अभी कुछ बताया, तो इसके परिणाम की दिशा क्या होगी? इसके परिणाम की दिशा, अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात मैं ये साफ कर दूं कि उनका उद्देश्य केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, उनका उद्देश्य स्ट्रैटेजिक है। और मैं जो कहा अभी कि पूरे उनके जो बयान हैं और जो उनके आर्टिकल्स आ रहे हैं उससे है कि वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो उसमें एलएसी इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अगर आप लद्दाख में देखें तो एक तो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आप वो ना करें, उस पर आप इम्पैक्ट ना करें, और इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। और कई लोग ऐसे बिना सोचे समझे ये कमेंट करते हैं कि भाई पहले तो नहीं होता था, हमारे ज़माने में हमारी जब सरकार थी तो कोई इतने क्लैशेस नहीं होते थे, इतने मुठभेड़ नहीं होते थे,
इतने ट्रांसग्रेशंस नहीं होते थे। तो उसका ये समझ लीजिए कि उसका एक कारण है। अगर आप 2014 के पहले की, जैसे आप ये ले लें, आप जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन की एक्टिविटी थी, वो 50% से भी कम में थे। मान लीजिए आपने 2014 के बाद से आपने 5000 किलोमीटर रोड्स का बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन किया, तो 2008 के पहले वो 3,200 किलोमीटर थी। आप टनल्स का ले लीजिए, एक टनल, और 2014 के बाद 6 टनल। उसी तरह से ये जो रॉक फॉर्मेशन, रॉक कटिंग का ये जो है बिल्कुल डबल हुआ 2014 के बाद। 470 किलोमीटर एक साल में, और उसके पहले 230 किलोमीटर, ये एवरेज। तो जब इतनी एक्टिविटी चल रही हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जाहिर सी बात है फिर कांटेक्ट भी ज़्यादा होगा, क्लैश भी ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए ये परेशान है। और आपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब डीबीओ में उतारा, ठीक है ना, C-17 जब उतारा, तो उससे और खलबली सी मच गई। तो एक तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको ये इस बात का भय है कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डिसरप्ट करेंगे, और भय होना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो हमारे पीओके से गुजरता है, और पाकिस्तान पीओके हमारा है। और जब तक ये आप पीओ से आप जोड़ के देखें तो 300, इसका एक और कारण है कि जैसे ही हम 370 हमने हटाया तो ये सबसे ज़्यादा परेशान हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने हटाया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा हमने पेस बढ़ाया। उसके बाद हमारे जो एक्विजिशन जो हमने न्योमा में, डीबीओ में जो एयरफील्ड्स जो सारे हैं एक्टिवेट किए, तो उसके साथ हमने फिर 370 हटाया। 370 हटाया तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख बन गया। अब उनको ये लग रहा है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, कि उनको ये लग रहा है कि ये 370 हटने के बाद एक ये बफर था, जो JNK की सरकार थी, वो एक बफर थी। चाहे वो अब्दुल्ला की सरकार हो या महबूबा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, वो एक बफर था। तो बफर के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि ये सरकारें किस तरीके से पाकिस्तान परस्त थी। आपको इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है ना। जिस होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खातिर अपनी बेटी किडनैप करवा दी, वो क्या वो चीन परस्त होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, वो चीन परस्त होगा। अब मान लीजिए आज जो भी हमारे फ्रंटियर्स पे हो रहा है लद्दाख में, चाहे वो गलवान में हुआ या पेंगोंगसो में हुआ, तो उसमें आपको खबर नहीं आ रही ना उतनी। चीन को भी नहीं खबर जा रही होगी कि इधर क्या हो रहा है। और यकीन मानिए कि आज अगर अब्दुल्ला की सरकार होती या महबूबा की सरकार होती, तो हर छोटी चीज के बारे में चाइनीज को खबर पहुंच जाती। कितनी गाड़ियां गई, क्या इंडक्ट हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, ये सारी छोटी छोटी खबर। क्योंकि ये बुनियादी रूप से देशद्रोही हैं। जो पाकिस्तान परस्त है तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परस्त भी होगा। तो 370 हटने